हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद सिंह, वेटनेरियन एमवीएससी वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक बोवाइन एनाप्लाज्मोसिस, येलो फीवर, पशुओं में एनाप्लाज्मोसिस और येलो फीवर कैसे होता है, कैसे फैलता है, क्या इसके मुख्य सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, कैसे इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस या पता लगाएं कि भाई एनाप्लाज्मा ही है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और क्या इसके रोकथाम के उपाय होते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारे एक सब्सक्राइबर विक्रम पुरी जी के रिक्वेस्ट की थी, कमेंट किया था, उनके लिए बनाया जा रहा है और आप सभी किसान भाइयों के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको भी जानकारी मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। बोवाइन एनाप्लाज्मा येलो फीवर एक रिकेट्सियल बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है जिसका नाम है एनाप्लाज्मा मार्जिनेल। इसको मार्जिनेल इसलिए बोलते हैं कि ये मार्जिन में मिलता है। मार्जिन मतलब किनारे पर। जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका, उसके किनारे पर मिलेगा अंदर की साइड में, इसलिए इसको मार्जिनेल बोलते हैं। इसका नाम इसलिए इसका मार्जिनेल रखा गया है। ये फैलता कैसे है? ये मोस्टली टिक्स जो होती हैं, चिचिड़ी, उसके द्वारा एक अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु में फैलता है। अब इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स में जब टिक्स अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु को काटती है तो उसके ब्लड में ये चला जाता है। जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड के अंदर जाते ही लाल रक्त कणिका के अंदर चला जाएगा, मतलब इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक होता है ये, मतलब आरबीसी के अंदर मिलेगा। जब उसके अंदर चला जाता है तो उसके अंदर जाते ही मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब अपनी वृद्धि करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। संख्या बढ़ाता जाएगा और एक सीमा के बाद वो सेल है जो आरबीसी फट जाएगी। फटने के बाद वो बैक्टीरिया बाहर निकलेगा, रिकेट्सियल बैक्टीरिया, और अन्य स्वस्थ सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसके अंदर चला जाएगा, फिर उनको उनमें संख्या बढ़ाएगा, उनको फाड़ देगा। इस तरह से ये आरबीसी की लाइसिस करता है, आरबीसी को तोड़ता रहता है। इससे क्या होगा? पहला सिम्टम आएगा एनीमिया। आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो एनीमिया आएगा। अब एनीमिया आ गया। दूसरा सिम्टम, जब आरबीसी टूटती है तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीम प्लस ग्लोबिन में टूट जाता है। हीम प्लस ग्लोबिन में जब ग्लोबिन वाला पार्ट है उसमें से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो वर्णक बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। जब उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी क्वांटिटी जब ब्लड में बढ़ जाती है तो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो झिल्लियाँ हैं, जैसे आँख की झिल्ली और वल्वा की झिल्ली, कान के पर्दों की स्किन, और पशु में जो पीछे वाले पैर होते हैं, पेट वाला हिस्सा, तो वहाँ पे जहाँ पे बाल नहीं होते वहाँ पे पीलापन दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। तो जॉन्डिस हो जाएगा, मतलब जॉन्डिस मतलब पीलिया, इसलिए इसको येलो फीवर भी बोलते हैं। फीवर रहेगा और येलो है, ये जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, एक्ट्रेस हो गया, ये इसलिए इसको येलो फीवर बोलते हैं। साथ में जब हीमोग्लोबिन कम पड़ जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। क्यों होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर में ले जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ देना। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को कैरी करता है, ले जाता है, लाता है। तो जब हीमोग्लोबिन डाउन हो गया तो ले जाना भी कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन डाउन हो रखा है, कम हो रखा है। पहले 10 जने ले जा रहे थे, पहले अब 4 ले जा रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। तीसरा सिम्टम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। अब एनीमिया हो गया तो भूख भी नहीं लगेगी, ये हो गया चौथा सिम्टम, भूख नहीं लग रही है। एनेपेटेंस हो गया या एनोरेक्सिया हो जाएगा कंप्लीटली। पांचवा सिम्टम, जब हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा तो पशु जो और बच्चों का जो कनेक्शन है, जो खून के द्वारा रुकता है, वो भी कमजोर पड़ जाएगा, तो अबॉर्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे पशु के अंदर। इस तरह की सिम्टम ये इसमें मुख्य सिम्टम आते हैं। साथ ही एक मुख्य सिम्टम जो मैं बता रहा था, इसमें बुखार 103 से 105 फ़ारेनहाइट रहेगा पशु के अंदर। ये उसके सिम्टम बता दिए। टिक की हिस्ट्री होगी तो इससे हम टेंटेटिव डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर एनाप्लाज्मा के चांसेस हैं। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो एनाप्लाज्मोसिस है वो जो हॉट ह्यूमिड वातावरण होता है उसमें होता है, मतलब जुलाई के महीने में जब बारिश स्टार्ट होती है, गर्मी रहती है, उमस रहती है, उस टाइम पर ही सबसे ज़्यादा बीमारी होती है।
साथ में जो विदेशी नस्ल की गाय हैं और जो क्रॉस ब्रेड गाय उनमें ज़्यादा होती है बजाय देसी और भैंसों के, और सभी उम्र के पशु में ये पाई जा सकती है बीमारी। अब बात कर लेते हैं कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे कन्फर्म कैसे करें ये एनाप्लाज्मा ही है। इसके लिए क्या करना है, जो अस्वस्थ पशु है उसमें से ब्लड कलेक्ट करना है। ब्लड कलेक्ट करने के बाद तुरंत स्लाइड पर एक पतला स्मीयर बनाएं, उसके बाद उसको सूखने दें। सूखने के बाद उसको मेथेनॉल से फिक्स कर लें। उसके बाद जीम से स्टेनिंग करें। उसके बाद सूखने के बाद उस पर सिडारविड ऑयल डालें और 100x जो होता है माइक्रोस्कोप पर, उसमें देखने पर आरबीसी के किनारे पर ये एनाप्लाज्मा मार्जिनल मिलेगा, जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा है। अब पता भी चल गया एनाप्लाज्मोसिस में, तो क्या ट्रीटमेंट दें। रोकथाम और ट्रीटमेंट में रोकथाम करें पहले तो सबसे पहले रोकथाम के लिए सबसे पहले बाड़े के अंदर स्प्रे करें। इसमें साइपरमेथ्रिन हो सकता है, अमित्राज हो सकता है, डेल्टामेथ्रिन, इसका स्प्रे कर दें बाड़े के अंदर, ताकि आपके जो बाड़े में हैं टिक्स वो मर जाएं, रन रहें कहीं भी है, या मिट्टी चेंज कर दें उसके अंदर की और साथ में स्प्रे कर दें। दूसरा, पशु के अंदर से भी हटाएं, उसके लिए इंजेक्टेबल यूज कर सकते हैं या बाहरी दवाई यूज कर सकते हैं पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार। अब नियर बाई पशु चिकित्सक को जो है वो आपका ट्रीटमेंट में जो प्लेन ऑक्सी है 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से लगाएंगे, और जो एंटीपायरेटिक दवाई है जैसे कि मेलोक्सिकम है, न्यूमोपेराई और विटामिन सी का इंजेक्शन है, और जो है हेमेटिक प्रिपरेशन है, इनका उपयोग करेंगे। हेमेटिक में ओरल भी और इंजेक्टेबल कोई सी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट है, इसका इंजेक्शन आता है, या सार्कोफ्रेल इस नाम से प्रिपरेशंस आती हैं वेटनरी की, तो वो हेमेटिक्स आप यूज करें। अगर सीवियर केसेस है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है। वो आपके डॉक्टर जो नियर बाई हैं वो पशु की कंडीशन के हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक भी जा सकते हैं सीवियर केसेस में। उसमें एक स्वस्थ पशु से 1 या 2 यूनिट निकाल कर आपके जो बीमार पशु है उसके अंदर सीधा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। पहली बार जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें मैचिंग के एनाफ्लाइसिस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। तो किसान भाइयों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।